हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। खूब मन लगा कर पढ़ाई कीजिए और अपने अपने लक्ष्य प्राप्ति की ओर ध्यान दीजिए। देखिए, क्लिप बोर्ड फॉन्ट ग्रुप समझाने के बाद आज मैं अलाइनमेंट ग्रुप के बारे में आप लोगों को बताने वाली हूँ कि अलाइनमेंट ग्रुप का हम लोग यूज कैसे करेंगे। अभी फिलहाल एक्सेल में होम मेनू चल रहा है और होम मेनू का बारी बारी से मैं एक एक ग्रुप का डिस्कशन कर रही हूँ और हर एक जो भी ग्रुप के अंदर आने वाले कमांड्स हैं उन कमांड्स के बारे में बारी बारी से आप लोगों को बता रही हूँ ताकि एक भी कमांड छूट ना पावे। ठीक है, तो आज मैं आप लोगों को सिखाने वाली हूँ होम मेनू का अलाइनमेंट ग्रुप। तो आइए चलते सीखते हैं। जैसा कि मैं एक्सेल को मिनिमाइज करके रखी हूँ, मेरे एक्सेल में ऑलरेडी डेटा सेव हुआ है, सेव किया गया है। अब इसमें हमें अलाइनमेंट ग्रुप को सीखना है, तो ध्यान दीजिएगा। जैसा कि सबसे पहले यहाँ पे जो अलाइनमेंट है ये अप्लाई हमारे जो भी डेटा बना हुआ है ये सब टेक्स्ट पे होगा। तो सबसे पहले आपको अगर सब पे करना होगा तो सबको सेलेक्ट कीजिएगा, अगर थोड़ा को करना होगा तो थोड़े को सेलेक्ट कीजिएगा। फिलहाल मैं यहाँ पे सारे को सिलेक्ट कर लेती हूँ। सिलेक्ट करने के बाद जैसा कि मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले अलाइनमेंट के तहत हमें यहाँ पे इस तरह का जो भी बारी बारी से अलाइनमेंट मिलता है मैं उन चीज़ों को आपको सिखा रही हूँ। तो अभी देखिए, सबसे पहले एक बात समझिएगा क्या कि यदि आप एक्सेल सीट में सेलों के अंदर यदि आप नंबरिंग वाले डेटा मतलब एंट्री कराते हैं, डेटा इंटर कराते हैं, तो आपके डेटा इंटर कराने के बाद वो आपके राइट अलाइनमेंट को ले लेता है। जैसे कि अगर अभी मैं ये कुछ नंबरिंग वैल्यू लिखती हूँ और इंटर प्रेस करती हूँ तो आप देखिएगा कि ये राइट अलाइनमेंट की ओर चला गया। राइट अलाइनमेंट कहने का मतलब ये इस लाइन को टच कर रहा है जो हमारा राइट में आ रहा है। लेकिन अगर यहाँ पे मैं कोई अल्फ़ाबेट वाले लेटर को लेती हूँ, टेक्स्ट को लेती हूँ, तो देखिए वो ये इस साइड रह गया। ठीक है, तो ऐसा भी क्वेश्चन बनता है कि एक्सेल सीट में बाय डिफ़ॉल्ट जो हमारा अल्फ़ाबेट यानी टेक्स्ट का जो हमारा अलाइनमेंट होता है वो क्या होता है, तो लेफ्ट होता है। और नंबर का हमारा बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट क्या होता है, तो राइट होता है। जैसा कि आप हमारे डेटा में भी देख सकते हैं कि जितने भी लोगों का नाम है वो लेफ्ट साइड में है और जितना भी वैल्यू है, जो अंक हम दे रखे हैं, वो राइट साइड में है। तो एक बात तो क्लियर हो गया होगा कि जितना भी हम लोग नंबर का नंबर वैल्यू लिखते हैं वो राइट अलाइनमेंट की ओर लेता है और जब कोई हम लोग टेक्स्ट लिखते हैं तो वो लेफ्ट अलाइनमेंट की ओर लेता है। ये बाय डिफ़ॉल्ट होता है। ठीक है, अब इसी में हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखेंगे। जैसे कि हम डेटा को सिलेक्ट किए, अब डेटा को सिलेक्ट करने के बाद अब क्या करना है कि हमें जो भी टेक्स्ट लिखा हुआ है इसको डायरेक्ट हमें राइट में करना हो, डायरेक्ट लेफ्ट में करना है, सेंटर में करना है। तो कैसे करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा। जैसे कि थोड़ा सा मैं यहाँ पे कॉलम जो भी हाइट कॉलम का जो हमारा ये विड्थ है वो मैं बढ़ा लेती हूँ। ठीक है, इसका जो कॉलम विड्थ है वो बढ़ा ली, मैं नीचे वाले को साफ कर देती हूँ। अब देखिए, जैसे कि ये केवल नाम को सिलेक्ट किए, अब सिलेक्ट करने के बाद आप देख रहे हैं कि इसका अलाइनमेंट लेफ्ट की तरफ है। अब राइट करेंगे तो आप देखिएगा ये राइट की तरफ आ गया। अगर सेंटर करेंगे सेंटर के में बीच में आ गया और लेफ्ट करेंगे तो लेफ्ट में चला गया। ठीक उसी तरह से यदि इसको करेंगे तो अभी तो ये राइट में है, लेफ्ट करेंगे लेफ्ट में आ गया, सेंटर करेंगे सेंटर में और राइट करेंगे राइट में आ गया। ठीक है, अब ये हो गया हमारा 3 अलाइनमेंट। अब दूसरी बात क्या आती है, तो ये आता है हमारा डिक्रीज इंडेंट और इंक्रीज इंडेंट। अब डिक्रीज का मतलब क्या है कि आप जैसे देख रहे हैं ना कि ये टेक्स्ट इस साइड में है, तो यदि आप इसको इधर कीजिएगा, जैसे देखिए इधर कीजिएगा, इंक्रीज करिएगा, जैसे कि यहाँ पे हम इंक्रीज कर रहे हैं, तो आप जानते हैं कि जो हमारा नंबर वैल्यू का जो बाय डिफ़ॉल्ट अलाइनमेंट होता है वो राइट होता है, तो वो इस साइड आएगा। तो जैसे ही हम इंक्रीज कर रहे हैं तो देखिए धीरे धीरे से आ रहा है। अब इससे क्या होता है कि ना ही आप राइट में टेक्स्ट को रखना चाहते हैं, ना ही सेंटर में और ना ही लेफ्ट में, आप कुछ ऐसी जगह पे रखना चाहते हैं और जो कि आपके पास अलाइनमेंट बाय डिफ़ॉल्ट दिया ही नहीं है। तब आप क्या करिएगा, तब आप इंक्रीज इंडेंट एवं डिक्रीज इंडेंट का यूज़ करेंगे कि आपको जहाँ रखना है वहाँ पे रख लीजिएगा। ठीक है, किंतु राइट लेफ्ट और ये सेंटर अलाइनमेंट क्या है, वो तो डायरेक्ट आपको बीच में कर देगा, डायरेक्ट लेफ्ट में कर देगा, डायरेक्ट राइट में कर देगा। लेकिन अगर थोड़ा आगे पीछे अगर रखना हो तब कौन सी कमांड का यूज़ करिएगा, इंक्रीज इंडेंट और डिक्रीज इंडेंट का। तो जैसा कि देख रहे हैं कि पीछे जा रहा है और अगर उस साइड भेजना होगा जहाँ पहले था तो हम इसको यहाँ से उस तरफ भेज लेंगे, चला गया। अब ठीक इसी तरह से हम इसको भी सिलेक्ट करते हैं। तो अब जैसे ही हम इसको सिलेक्ट किए तो देखिए ये इसको आगे ला रहा है
और ये इसको पीछे ले जा रहा है। तो उम्मीद करते हैं कि ये इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। आगे, अब जैसा कि आगे में हमें क्या मिलता है भाई, तो आगे में यहाँ पे हमें मिलता है टॉप अलाइन, और दूसरा मिलता है हमारा मिडिल अलाइन, और तीसरा मिलता है हमारा बॉटम अलाइन। अच्छा, इसका काम क्या होता है तो ध्यान दीजिएगा। कभी कभी रो का हम लोग हाइट बढ़ाते हैं कोई वैसा हेडिंग वगैरह लिखने के लिए। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हम आपको एक रो का हाइट जो है वो बढ़ा करके दिखाते हो। जैसे एक रो का हाइट मेरा इतना बड़ा हो गया, अब इसी में मुझे कोई हेडिंग लिखना हो, जैसे मान लेते हैं कि हमें कुछ भी लिखना हो, जैसे अपना ही मैं नाम लिख देती हूँ, ठीक है, ये अपना नाम मैं लिख दी। लेकिन जैसे ही मैं अपना नाम लिखी हूँ तो क्या है वो नीचे है। लेकिन ज़्यादातर कोई चीज़ों की अगर हेडिंग बनाई जाती है तो या तो सेंटर में लोग रखते हैं मिडिल में, और नहीं तो फिर टॉप में रखते हैं। तो ये नीचे है ना, नीचे यानी बॉटम में है। तो इसको क्या करेंगे, तो इस पे केवल कर्सर को रख दीजिएगा जिस सेल में आपका टेक्स्ट लिखा होता है। अब इसके बाद आप जाएंगे कहाँ, टॉप पे चला गया, उसके बाद मिडिल यानी कि बीच में कर दिया, इसके बाद बॉटम यानी कि नीचे कर दिया। अच्छा, अब यहीं पे है कि मान लेते हैं टॉप में तो किया, लेकिन टॉप में जाने के बाद भी एक किनारा पकड़ा हुआ है, तो क्या ऐसे हेडिंग रहेगा, नहीं। तब आप सेंटर कर दीजिए, बीच में चला जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट अगर फ़ॉन्ट साइज इसका बड़ा करेंगे, जैसे कि इसको सेलेक्ट करते हैं और यहाँ से फ़ॉन्ट साइज़ बड़ा करते हैं, तो ये आपको जितना भी ये जो भी सेल है, अब जानते हैं कि 72 से आगे तो जाएगा नहीं, तो इसका इतना ही रखेंगे, ठीक है। तो ये आ गया। अब यहीं पे मैं बता दूं आप लोगों को, जैसे ये है तो आप समझ गए होंगे कि ये मिडिल में करेगा और ये बॉटम में करेगा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर हो गई। अब आगे बात आती है टेक्स्ट डायरेक्शन की, ठीक है, यानी ओरिएंटेशन भी जिसे बोलते हैं। कहीं कहीं आपको टेक्स्ट डायरेक्शन भी लिखा मिलेगा, इस पर क्लिक किए। अब यहाँ पे आप उसका मॉडल देख सकते हैं कि कौन कैसे है, ठीक है। अब इस पर क्लिक कर दीजिएगा तो उस तरीका में हो जाएगा जिस तरह की आपको लेना होगा। देखिए, जिस तरीका का आपको ज़रूरत होगा उसका लीजिएगा, मैं यहाँ पे बता देती हूँ। यहाँ पे आप मॉडल देखेंगे, उसी तरीका से करना शुरू कर देंगे कि हमें कौन सा कैसे लेना है, ठीक है, इस तरीका से। तो फिलहाल जो हम लोग यहाँ पे देखिए, हर जितना भी हमारा टेक्स्ट डायरेक्शन दे करके रखा है वो यहाँ पे है। अब मान लीजिए कि मैं इसी सेल को और इसी स्टाइल में टेक्स्ट को डिज़ाइन करना चाहती हूँ, तब देखिए क्या होगा कि अब करना क्या होगा कि जैसे इसमें आप जाएंगे तब भी यहाँ पे फॉर्मेट सेल अलाइनमेंट मिल रहा है, जो कि आपको ये लिस्ट खुला, और यही लिस्ट आप जब यहाँ एरो पर क्लिक करेंगे तब भी खुलेगा। तो बात मैं आपको यहाँ से बता दूं या बात यहाँ से बता दूं, बराबर होगा। किंतु इसको बताने से पहले एक छोटी सी और बात है, वो मैं बता देना चाहती हूँ। जैसे कि आपको यहाँ पे मिलेगा रैप टेक्स्ट, इसको रैप टेक्स्ट कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसका काम क्या होता है, तो अभी ध्यान देंगे कि अभी जो हमारा रैप टेक्स्ट है वो चेक नहीं है, ठीक है। जब इस पर हम क्लिक कर देते हैं कुछ इस तरह से, जब बॉक्स बन जाता है तो ये चेक हो जाता है। अभी इसको अनचेक रखते हैं और इसमें कुछ भी हम लिखते हैं, ठीक है, कुछ भी यहाँ पे देखिए हम लिख रहे हैं, तो हो रहा है क्या कि जब भी हम कोई चीज़ को लिख रहे हैं तो वो एक ही रो में आगे बढ़ रहा है, यानी कि जो 16 नंबर का रो है इसी में डायरेक्ट आगे बढ़ रहा है, ठीक है, डायरेक्ट आगे बढ़ रहा है। लेकिन यदि हम लोग ये चाहते हैं कि नहीं, जितना भी हम बातें लिखें वो सब के सब एक कॉलम में आना चाहिए, तो आप क्या करिएगा, जो रैप टेक्स्ट है इसको चेक कर दीजिएगा, और आप कोई भी लेटर यहाँ से अपने कीबोर्ड से लिखेंगे, कोई भी टेक्स्ट को लिखेंगे तो अब वो रो में जाएगा ही नहीं, अब वो जब भी आएगा तब कॉलम में ही आएगा, देख सकते हैं। तो कुल मिलाकर के अगर रैप टेक्स्ट के बारे में समझूं तो यदि रैप टेक्स्ट अनचेक हो तो डेटा हमारा एक ही रो में जाता है, और यदि रैप टेक्स्ट को चेक कर दें तो डेटा हमारा एक ही कॉलम में लिखाता है, ठीक है। फिलहाल मैं इन दोनों को सिलेक्ट करके और डिलीट कर दी। आगे हमारा अलाइनमेंट ग्रुप के तहत आता है सबसे बहुत इंपॉर्टेंट ऑप्शन, जिसे हम लोग मर्ज एंड सेंटर कहते हैं। जैसे कि कुछ सेल को आप देखिए, सबसे पहले मैं मर्ज का आपको बता देती हूँ। मर्ज क्या होता है, तो मर्ज होता है बहुत सारे चीज़ों को एक कर देना। जैसे अभी हम यहाँ पर सेलेक्ट किए हैं इतना कुछ सेल, ठीक है, इतने सेलों को हमने सेलेक्ट किया है। अब ये सब अलग अलग प्रकार के, एक ये है, ये है, ये है, बहुत सारे सेल इस सिलेक्शन एरिया के अंदर है। अब मैं चाहती हूँ कि जितने भी सेल इसके सिलेक्शन एरिया के अंतर्गत आया है इन सबको हटा करके और एक बड़ा सा सेल हम कर लें, ठीक है, या आप कर ले, जो भी हो।
ठीक है। तो अब इसके बाद आप करिएगा क्या कि आप यहाँ पे जाएंगे तो आपको इतना सारा ऑप्शन मिलेगा। अब समझ ही में नहीं आएगा कि हमें तो मर्ज करना है तो मैं कौन सा विकल्प का चयन करूँ, ठीक है। तब इसमें मैं आपको बारी बारी से बता देती हूँ कि इन सबका यूज कैसे होता है। अब सबसे पहले अब क्या है, मर्ज एंड सेंटर पे क्लिक करते हैं, सबसे पहला ऑप्शन। अब जैसे ही आप इस पर क्लिक करते हैं ना तो मर्ज तो हो गया, देखिए सब जो जितना भी अलग अलग था वो सब कट गया, जो भी ग्रिड लाइन से अलग अलग बट रहा था वो सब हट गया। अब एक बड़ा सा सेल हो गया। अब इसमें जब भी लिखिएगा तो आपको ये बीच से शुरू करेगा, ठीक है। देखिए बीच से शुरू करके दोनों तरफ आगे लेटर बढ़ रहा है। शुरुआत कहाँ से करता है, ध्यान देंगे फिर से, शुरुआत कहाँ से करता है, बीच से। ये देखिए बीच से कर रहा है। तो ये होता है हमारा क्या, मर्ज एंड सेंटर। यानी मर्ज तो कर दिया लेकिन टेक्स्ट लिखा कहाँ से रहा है, सेंटर से लिखा रहा है। इसलिए दोनों को कंबाइन करते हुए और यहाँ पे क्या कर देता है, मर्ज एंड सेंटर कर देता है, ठीक है। ये चीज आपको समझ में आ गई होगी। आगे क्या है, मर्ज एक्रॉस। जैसे कि अभी हम यहाँ पे कुछ इतने सारे सेलों को सिलेक्ट की, ठीक है। अब इसमें क्या है कि ये रो बाय रो हमें मर्ज करते हुए आगे बढ़ाता है। जैसे कहने का मतलब, अब जैसे इस पर क्लिक किए और मर्ज एक्रॉस पर क्लिक कर दिए। अब मर्ज एक्रॉस पर क्लिक किए तो आप देख सकते हैं कि जितना भी कॉलम था उसको हटा दिया, लेकिन रो जस का तस है, रो वैसे ही है। देखिए एक बार फिर से गौर कीजिएगा, अगर आप यहाँ से मर्ज एंड सेंटर करते हैं तो बिल्कुल प्लेन कर दिया, ना यहाँ पे वर्टिकल लाइन रहा और ना ही हॉरिजेंटल लाइन रहा, एकदम से प्लेन करके और एक न्यू जो होता है वो एक बड़े से सेल का निर्माण कर दिया। किंतु अगर यही सी चीज़ का हम लोग अनमर्ज कर देते हैं और मर्ज एक्रॉस करते हैं, तब क्या करता है कि केवल वर्टिकल लाइन को हटाता है, हॉरिजेंटल को नहीं हटाता। आप देखिए जैसे कि ये इतना बड़ा सा है, इसमें लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी बीच से लिख रहा है, यहाँ से लिख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक हमारा मर्ज है। क्या ये मर्ज किया, नहीं। तो कुल मिलाकर के बोले कि ये जो होता है ये कॉलम के लाइनों को हटाता है, ठीक है। ये रो वाइज जो सेल हमारा होता है उसको ये मर्ज करता है। अब जैसे इसको सेलेक्ट किए और यहाँ से अनमर्ज कर देते हैं, अब पहले की तरह हो गया। अब इसके बाद बात आती है मर्ज सेल। अच्छा मर्ज सेल क्या है, तो देखिए मर्ज सेल का काम है सिर्फ और सिर्फ इसको मर्ज कर देना। ये बीच से लिखेगा या कहाँ से लिखेगा इसको कोई मतलब नहीं है। अभी देखिए हम लोग कहाँ से लिख रहे हैं, तो हमारा जो है वो सेंटर से लिखा रहा है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि हम लोग इसको सेलेक्ट करेंगे और यहाँ से मर्ज करेंगे और अब तब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे। अब जहाँ से बाय डिफ़ॉल्ट टेक्स्ट का अलाइनमेंट रहता है वहाँ से लिखाना शुरू हो जाएगा, ठीक है। अब इसके बाद अगर मान लेते हैं मैं इतने को मर्ज कर दूँ यहाँ पे, ठीक है, मर्ज सेल, और अब नंबर वैल्यू को लिखूं तो सेंटर से हमारा लिखाना शुरू हो जाएगा। तो यही बात होती है कि और जब हम लोग कोई भी सेलों को मर्ज कर दे रहे हैं तब उसको यहाँ से अनमर्ज कर लेंगे, ठीक है। कोई भी सेलों को जब हम लोग मर्ज कर रहे हैं तो यहाँ से उसको अनमर्ज कर लेंगे, ठीक है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मर्ज एंड सेंटर जो है ना, ये लोग इतना ही जानते थे कि मर्ज मतलब सेलों को एक कर देना और अनमर्ज मतलब हटा देना, लेकिन कौन से मर्ज का हमें कैसे यूज़ करना है ये आप लोगों को अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। और नहीं भी समझ में आया होगा ना भाई, तो कृपया करके कमेंट कर दिया करेंगे, ठीक है। क्योंकि पढ़ाने का मतलब ये नहीं होता है कि स्टूडेंट के मन में डाउट ही टीचर छोड़ जाए। टीचर्स लोगों का काम होता है कि हर स्टूडेंट के मन में जो भी प्रश्न घूमता रहता है उस टॉपिक से रिलेटिव, उसके सारे कन्फ्यूजनों को दूर कर दे, ठीक है। तो उम्मीद करती हूँ समझ में आया होगा। एक चीज़ और है बचा हुआ, उसको बताती हूँ। अब जैसे मैं बोली थी इस सेल को यदि डिज़ाइन करना हो तो देखिए बोली थी यहाँ से भी जाकर के ला सकते हैं या यहाँ से भी जाकर यहाँ से भी जाकर के ला सकते हैं। अब इस पर क्लिक किए, देखिए हमारे पास ये डायलॉग बॉक्स ओपन हुआ। अब ये हमारा नंबर है, तो अब देख रहे हैं कि आगे अब हम लोगों को नंबर ही ग्रुप पढ़ना है, तो आगे बता दूंगी। इसके बाद अलाइनमेंट है, तो अलाइनमेंट के बाद क्या है, तो टेक्स्ट अलाइनमेंट, हॉरिजॉन्टल क्या करना है, सेंटर, कॉर्नर, जस्टिफाई, ठीक है। ये चीज़ें आप सिलेक्ट कर सकते हैं। वर्टिकल में क्या करना है, टॉप, सेंटर, बॉटम, जस्टिफाई, ठीक है। इन सारी चीज़ों को अभी देखिए हमारा जो ये टेक्स्ट जिस तरह से डायरेक्शन में है वो यहाँ पे हमारा बता रहा है,
ठीक है। ये इस लाइन के माध्यम से जो आपको घड़ी की जैसे सुई नजर आ रही है, इससे बता रहा है। अब मान लेते हैं कि हम लोग डायरेक्ट इसको यहाँ पहुंचा दें, ठीक है, तो यहाँ पे कर दिए और ओके कीजिए, तो देखिए आपका हो जाता है वैसे। तो अब फिर से यहाँ पे जाती हूँ और यहाँ पे आप इसका ओरिएंटेशन का मतलब समझ गए होंगे। इसके बाद रैप टेक्स्ट है, ठीक है, मर्ज सेल है, श्रिंक टू फिट है, जो कि मैं इधर आपको बताई। आगे क्या है, फ़ॉन्ट है। यदि आपको आपका मन है कि मैं इसका स्टाइल चेंज कर दूँ, ठीक है, तो जैसा कि मैं कुछ यहाँ पे ले लेती हूँ, कोई दूसरा यहाँ पे ले लीजिए। इसके बाद यदि इटैलिक बोल्ड करने का मन हो तो करिएगा, नहीं मन होगा नहीं करिएगा। और जो भी आप काम यहाँ पे अप्लाई करने वाले हैं इस टेक्स्ट पर, वो आपको यहाँ पे प्रीव्यू में दिखाएगा, ठीक है। उसके बाद यदि आप कोई कलर करना चाहते हैं, किसका, तो फ़ॉन्ट का, क्योंकि आपको पता है कि हम फ़ॉन्ट पे भी काम कर रहे हैं, तो यहाँ से जो भी आप कलर लेंगे ना, तो वो आपके फ़ॉन्ट पर अप्लाई होगा। जैसे मैं इसको ले ली। उसके बाद यदि आपको साइज़ लेना होगा तो आप साइज़ को यहाँ से लेंगे। जो भी आपको साइज़ लगता है कि मैं यहाँ से ले लूँ, तो वो यहाँ से हो जाएगा। अब ओके करिएगा, तो देखिए सब कुछ इस पर अप्लाई हो गया। उसके बाद अब करना क्या है, फिर से आप यहाँ पे जाइएगा, फ़ॉन्ट्स में जाइएगा, ठीक है। इसके बाद आप चले जाएंगे बॉर्डर में। अच्छा, अब बॉर्डर जरा अप्लाई करके देखती हूँ। तो आप करिएगा क्या कि यहाँ से कोई भी जो भी बॉर्डर आपको अच्छा लगे उसको सेलेक्ट करेंगे और सारे ऑप्शन को यहाँ पे चेक कर दीजिएगा। जितने भी ऑप्शन है जैसे भी लगाना, देखिए अभी केवल आउटसाइड लगेगा, ठीक है, यानी आउटलाइन बॉर्डर लगेगा। अभी बॉर्डर को भी अगर कलर करना हो तो आप यहाँ से ले सकते हैं। जैसे कि मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई ऐसा कलर लेती हूँ ताकि आपको पहचान में आए, तो मैं ये कलर ले लेती हूँ, ओके करती हूँ। तो आप जैसे इसको देखिएगा कि यहाँ पे वो बॉर्डर जो है वो लग गया, ठीक है, ये बॉर्डर यहाँ पे लग गया। इसके बाद अब फिर से यहाँ पे हमारा कर्सर है और यहाँ पे चले जाते हैं, ठीक है। कह रहे आप लोग सोचते होंगे ना कि अब वो क्या है कि बॉर्डर का लगता है कलर नहीं लगा है ना, ओके करते हैं। अब देखिए, अच्छा क्यों नहीं लग रहा, ज़रा एक बार और ट्राई करके देख लेती हूँ। होता है कभी कभी, ठीक है, होता है कभी कभी, ऐसा हम करते हैं। जैसे आउटलाइन बॉर्डर पे क्लिक किए, ठीक है। अब इसके बाद हम यहाँ से कलर ले लेते हैं जो हमें पूरी तरह से दिखाई दे, ओके करते हैं, ओके करते हैं। अच्छा क्यों नहीं अप्लाई हो रहा है भाई, होगा होगा ज़रूर, आप लोग ज़रा इसे ट्राई करके देखिएगा, होगा ज़रूर, ठीक है ना, होगा ज़रूर। यहाँ पे ये सब तो आपको तिरछा बॉर्डर कर लगाने के लिए दे रहा है, लेकिन बॉर्डर यहाँ पे लगेगा ज़रूर भाई, ऐसा नहीं है कि नहीं लगेगा, लगेगा ज़रूर। हो सकता है कोई दिक्कत हो, मुझसे कोई दिक्कत हो रहा हो, लेकिन आप इसको ज़रूर करके देखेंगे, लगेगा, ठीक है। आगे अब यहाँ पे आते हैं इस पे, और फिर इसके बाद हमारा फील है। अब फील में जाते हैं, मान लीजिए एलो लेते हैं, ओके करते हैं, देखिए हो गया, तो वो उसमें फिल हो गया। अब इसके बाद फिर से इसी पे कर्सर रख के यहाँ पे जाते हैं, और कुछ बचा है क्या, तो फिर बचा है फिल तो आपको बता दिए, और ये जो प्रोटेक्शन से रिलेटिव है ये तो हम लोग आगे सीखेंगे। अच्छा, फिल में कोई इफेक्ट भी देना है क्या, तो फिल इफेक्ट में जाएंगे ना, तो आपको मान लीजिए कि आप यहाँ पे कुछ भी देना चाहते हैं, जैसे कोई 1 या 2 कलर का मिश्रण आप देना चाहते हैं, तो 1 में ले लीजिए, मान लेते हैं ग्रीन, और यहाँ पे मान लीजिए ले लेते हैं ये वाला कलर, ठीक है। अच्छा कैसा करना है, हॉरिजॉन्टली, डायगोनली, वर्टिकली, जैसे करना हो आप यहाँ से उस तरह का चूज़ करेंगे तो आपका यहाँ पे हो जाएगा। जैसे ओके किए, तो अब यहाँ पे ओके करेंगे, देखिए आ गया ना हमारे यहाँ पे, ठीक है। अब ठीक उसी तरह से फिर से आपको यहाँ जाना है, फिर से आप फिल में चले जाना है। अच्छा अब क्या करना है, पैटर्न कलर में कुछ करना है क्या, तो पैटर्न कलर में मान लीजिए येलो ले लेते हैं, और यहाँ पे पैटर्न में कुछ वैसा डिज़ाइन ले लेते हैं जो कि हमें अच्छा लगे, यानी इसको ले लिए, ठीक है। इसके बाद ओके किए, देखिए आ गया। तो भाई एक चीज़ अगर मान लेते हैं सिस्टम में चीज़ है, अगर कुछ नहीं हो तो परेशान नहीं होने का कि नहीं हुआ या कुछ इस तरह से, आप हर चीज़ हो रहा है आप उसको करके देखिएगा, होगा। अब यहाँ पे जैसा कि मोर कलर वही है कि जो आपको इसमें ना मिले तो आप उसको यहाँ से लगा सकते हैं। अच्छा फिल इफेक्ट में जाने के बाद अब यहाँ पे जैसे 1 है 2 है, तो आप टू कलर पे क्लिक किए तो 2 का बन गया। अब यहाँ पे जैसा भी आप लेंगे ना तो सैंपल में आपको दिखाएगा, इन सारी बातों को ध्यान रखते हुए ओके करेंगे, जिससे कि हमारा इसमें अप्लाई हो जाता है। तो उम्मीद करते हैं कि आपको अलाइनमेंट ग्रुप
अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। मैं बार बार आपसे कहती हूँ कि नहीं समझ में आए तो आप हमें बताएं। अगर मानते हैं मुझे नहीं आएगा तो आपके बताने से मैं सीख जाऊंगी, और यदि मेरे बताने से यदि आप कोई बात सीखते हैं तो आप थोड़ा और मन लगा कर पढ़िए, ताकि आने वाले समय में अपने अपने लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें। मैं बार बार यही सजेशन दूंगी कि आप लोग खूब मन लगा कर पढ़िए। बिना पढ़ाई का इस दुनिया में कुछ नहीं होने वाला है भाई, इसलिए खूब मन लगा कर पढ़िए। और मेरे नेक्स्ट वीडियो जो नंबर ग्रुप के ऊपर आएगा उसका इंतज़ार कीजिए। वीडियो में पूरा सपोर्ट दिखाए और इसी तरह से मन लगा कर पढ़ते रहिए। आज के वीडियो में इतना है, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे इसी वादे के साथ। आप लोग खुश रहिए, मस्त रहिए, खूब पढ़िए। बाय बाय।